Hello guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. Now in this video we will discuss the MCQs on preamble and also we will discuss preamble in detail in this video. Okay. Now let's start. अगर आप यहाँ पे देखें ये जो आपका preamble है इसकी जितनी भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे मैंने रखी हुई है. यहाँ पे क्या बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया क्या है सोवरेन है. क्या है सोवरेन है. पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सैक्रोसेंट है. ठीक है. जैसे इंडिया में हिंदूज के लिए वेदास सैक्रोसेंट है वैसे ही हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सैक्रोसेंट है. ठीक है. यूके में क्या है. यूके में क्वीन जो है जो रानी है वो वहाँ पे क्या है वो सोवरेन है वो सैक्रोसेंट है. उनकी क्वीन जो है वो अल्टीमेट सोवरेन है. ठीक है. क्वीन वहाँ पे अल्टीमेट सोवरेन है लेकिन यहाँ पे जो है वो पीपल सोवरेन है. ये क्या है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये इसके क्या है ये इसके आइडल्स है. ठीक है. इनको बोलते हैं आइडल्स. और ये क्या है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये क्या है ये यहाँ पे ये सब यहाँ पे क्या है एस्पिरेशंस. ठीक है. इनको एस्पिरेशंस बोलते हैं. यहाँ आपको ये भी याद होना चाहिए कि सोवरेन के बाद पहले पे सोवरेन आता है फिर सोशलिस्ट आता है फिर सेक्युलर आता है फिर डेमोक्रेटिक आता है और फिर रिपब्लिक आता है 5वें नंबर पे. ठीक है. अगर आपको याद रखना हो तो सोवरेन जो है उसकी जो स्पेलिंग है वो ज़्यादा है. ठीक है. उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ज़्यादा है. फिर सोशलिस्ट से उसके कम है. ठीक है. सेक्युलर के दोनों से कम है. तो ये आप याद रख सकते हैं पहले बड़ा आएगा फिर छोटा अगर याद ना रहे तो. ठीक है. सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आता है. ठीक है. इनको हम आइडियल्स कहते हैं. और ये जो नीचे है जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इनको हम एस्पिरेशंस कहते हैं. इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 1949. हम 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं इसको अडॉप्ट करते हैं और खुद को क्या करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं. तो 26 नवंबर 1949 को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ हमने कुछ ही लॉस जो थे वो लागू किए थे. लेकिन जो सही से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950. ठीक है 1950 को. तो चलो इसको क्लीन कर लेते हैं. कुछ और बातें भी हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए. सी प्रियम्बल जो है ना ये एक डेकोरेटिव पार्ट है ऑर्नामेंटल पार्ट है ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ये एक डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. लाइक फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे एफआर्स हैं उनको कोर्ट क्या करता है इन्फोर्सिबल करता है. ठीक है. इन्फोर्सिबल करता है कोर्ट. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो कोर्ट क्या करेगा उनको इन्फोर्सिबल करवाएगा. लेकिन प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल. इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है जो मैं अभी बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए. ठीक है. तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या है ये जो प्रियम्बल है ये ना ही गवर्नमेंट को कोई पावर देता है. ठीक है. ना कोई पावर देता है गवर्नमेंट को और ना उनकी पावर को लिमिट करता है. ठीक है. ना गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और ना गवर्नमेंट को कोई पावर देता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी आप ध्यान में रखिएगा. ये ना गवर्नमेंट को कोई पावर देता है और ना गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है. ये एक कस्टमरी पार्ट है. कस्टमरी पार्ट है गहना है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल इज ए कस्टमरी पार्ट. ठीक है. कोई कंपलसरी नहीं है. ठीक है. इट इज कस्टमरी. ठीक है. नॉट कंपलसरी. ये कस्टमरी है कंपलसरी नहीं है. तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके बाद जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनका प्रियम्बल नहीं होता है. ठीक है. जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनका जो प्रियम्बल होता है वो उनमें नहीं होता है. लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कम है. यहाँ पे प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए. जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ पे प्रियम्बल जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है. वहाँ पे प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रियम्बल नहीं होता है मैक्सिमम. नेक्स्ट आपको बता दूं दिस प्रियम्बल कंटेन्स फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ उसके लिए.
दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फिलोसफी एंड थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिलोसफी एंड थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सबॉर्डिनेट, ठीक है, सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आगे जाके कभी भी आर्टिकल्स में और प्रियम्बल में क्लैश आ जाए तो वहां पे जो प्रिवेल करेगा वो आर्टिकल्स की जो है वो पावर प्रिवेल्स करेगी, ठीक है, जो आर्टिकल्स की पावर है वो प्रिवेल्स करेगा, आर्टिकल प्रिवेल करेगा ना कि प्रियम्बल प्रिवेल करेगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग इज प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये थे 8 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि नेहरू जी ने प्रपोज किए थे, ठीक है, किसने? नेहरू जी ने प्रपोज किए थे 8 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इन पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ठीक है। इसके पीछे कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वहां पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है फाइनल जो जजमेंट है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, कैन बी अमेंडेड, ये अमेंड हो सकता है, इट कैन बी अमेंडेड, ये अमेंड हो सकता है, बट नो अमेंडमेंट इज डन टू बेसिक फीचर, ठीक है, बेसिक फीचर्स, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो बेसिक फीचर्स में नहीं होगी, जो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब फंडामेंटल राइट्स में अगर हमने अमेंडमेंट कर दी, ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ें हैं उनमें अमेंडमेंट कर दी, तो क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? वो तो एकदम से चेंज हो गया ना। हमें कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं करनी है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ही चेंज हो जाए, ठीक है ना, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उभर के आ जाए, वो अमेंडमेंट नहीं करनी, इसके बेसिक फीचर्स में चेंज नहीं करनी है। बाकी आप चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके बेसिक फीचर्स में आपको चेंज नहीं करनी है। अभी तक जो प्रियम्बल है वो सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। यहां पे हमने 3 वर्ड्स जो थे अपने प्रियम्बल में ऐड किए। तो ये था थोड़ा बहुत जो कि आपको मैंने प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन किया आपके साथ। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू सेशन पे। हमारा आज का पहला एमसीक्यू क्या कहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा पर्पस क्या था? देखो, आपको मैंने डिटेल डिस्कशन जो पीछे की आपके साथ, उसमें मैंने आपको सही बताया, सब कुछ आपको बताया, ओके। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि पर्पस क्या था, ठीक है, क्यों हमने जो है वो प्रियम्बल जो है वो इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ताकि हम बाहर से ही देख के बता सकें, ठीक है। एक समरी है ना, ये समरी है ना, प्रियम्बल क्या है? एक समरी है, ये समरी है। तो समरी को देख के आप बता सकते हैं कहानी में क्या चीज़ें हैं। तो इट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये तो अलग से दिए गए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी अलग से दिए गए हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी अलग से बताई गई है। तो बचा क्या? डिफाइन द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कंट्री जो है वो हमें बताता है कि कंट्री कैसी होनी चाहिए, उसके गोल्स क्या होने चाहिए, आइडियल्स क्या होनी चाहिए, एस्पिरेशंस क्या होनी चाहिए, वो हमें ये बताता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 एडिड विच टर्म्स टू द प्रियम्बल? 1976 में जो अमेंडमेंट हुई 42nd, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसने क्या क्या वर्ड्स जो थे वो ऐड किए, ठीक है। तो आप बताइए, आपको मैंने जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले बताया कि क्या क्या थे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सीधा आपको बताऊँगा सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड किया। यहाँ पे इंटीग्रिटी भी है, लेकिन इंटीग्रिटी किसी ऑप्शन के साथ लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर हम करेंगे, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। व्हाट डज द टर्म सेक्युलर इन द प्रियम्बल मीन? अच्छा, प्रियम्बल तो ठीक है, लेकिन इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? हम क्या करते हैं? ऑल रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑल रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं और सभी रिलीजन हमारे लिए एक जैसे हैं। हम किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे, सभी रिलीजन हमारे लिए इक्वल हैं, ठीक है, और सभी रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। तो चलिए ऑप्शंस में आते हैं। ए स्टेट विद एन ऑफिशियल रिलीजन, तो जो मैंने आपको बताया इधर, ये बिल्कुल अपोजिट है ना इससे, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ए स्टेट्स दैट प्रमोट एथिज्म,
तो बिल्कुल भी नहीं, तो भी हम क्रॉस कर देंगे। ए स्टेट दैट टेक्स ए न्यूट्रल पोजीशन ऑन रिलीजन, बिल्कुल न्यूट्रल है ना, रिस्पेक्ट कर रही है, इक्वल मान रही है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, फिलहाल तो ये हमें सही लग रहा है। ए स्टेट दैट डिस्क्रिमिनेट्स बेस्ड ऑन रिलीजन बिलीफ्स, तो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये हमारा तीसरा वाला ठीक हो जाता है। तो स्टेट दैट टेक्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रिलीजन। From which document did the Indian Constitution draw inspiration for its fundamental rights? See, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो थे वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ठीक है। तो यूएसए से हमने बारो किया है क्या, एफआर्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में है बिल ऑफ राइट्स, यूएसए में इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। व्हाट शुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी अंडरस्टूड, एज ए मेरे लॉ, एज ए कलेक्शन ऑफ मशीनरी, as a living and organic thing, a set of fundamental principles। अगर विदाउट डिले आपको बताऊं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बीइंग, ऑर्गेनिक थिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। इवॉल्व कैसे होता है, कैसे इवॉल्व कैसे होता है, जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो वो बड़ा होता है ना, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं, वो बड़ा होता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं, अमेंडमेंट से, ठीक है, अमेंडमेंट से चेंजेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से चेंजेस आते हैं। और एक दिन क्या होता है, जब बच्चा जो बड़ा होते 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 अडल्ट होते हुए वो चले जाता है दुनिया से। ऐसे ही जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, सब कुछ मतलब मैच्योर हो जाएगा, अपने लास्ट चांस में पहुंच जाएगा, जब हमें डिमांड होगी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अभी जो डिमांड है वो ये फुलफिल कर रहा है, जब हमें किसी और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होगी तब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तब तक ये इवॉल्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, तभी इसको कहते हैं लिविंग एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। ओवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ऑर्गेनिक एंड लिविंग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म सोवरेन इन द प्रीएम्बल? सोवरेन होता है इंडिपेंडेंट होके काम करना, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके काम करना, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना। इट सिग्निफाइज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल भी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है प्रेसिडेंट की। सोवरेन मीन्स आजाद। इट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंस, अभी तक तो ठीक है। पावर ऑफ, इट एस्टैब्लिश द पावर ऑफ जुडिशरी, ये एस्टैब्लिश तो किसी की पावर नहीं करता है। इट रेफर्स टू द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। हमें जो इन्फ्लुएंस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, हम अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से जिएंगे, हम किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस के हिसाब से नहीं जिएंगे। हमने जो है आज़ादी के बाद कॉमनवेल्थ जो है वो ज्वाइन किया था, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ बच्चे या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर जो है ये ज्वाइन किया था, ऐसा नहीं था। नेहरू जी ने क्लियर स्टांस रखा था कि कॉमनवेल्थ हम तब तक ज्वाइन करेंगे जब तक हमें जो है इसका प्रेशर फील नहीं होगा। जिस दिन हमें ये लगा कि कॉमनवेल्थ जो है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है, उस दिन हम इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, उस दिन हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये फुली सोवरेन डिसीजन था हमारा एक सोवरेन कंट्री का। व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल इम्प्लाई? रिपब्लिक क्या होता है, जिसका जो हेड होता है वो चुन के आता है, ठीक है, जिसका जो हेड होता है वो चुन के आता है, उसके लिए इलेक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए क्या होती है, इलेक्शन होती है। रूल बाय ए मोनार्क, अगर मोनार्क का रूल है तो वहाँ पे रिपब्लिक हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट, रूल बाय द प्रेसिडेंट, वहाँ पे अबे रूल जो है ना, ठीक है ना, रूल जो है, रूल का मतलब क्या है कि वहाँ पे रूलर है, ठीक है, तो रूलर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि रूलर जो है वो इलेक्शन से नहीं आता है, ठीक है ना। रूलर जो है उसका बच्चा, फिर पहले दादा, फिर पापा, फिर बच्चा रूल कर रहा है, ठीक है। रूल बाय प्राइम मिनिस्टर, रूल तो लग जाएगा ना, तानाशाही वाली काम, तानाशाही वाली बात आ गई ना ये रूल। एंड ऑफ हेरिडिटरी रूल, यस दिस इज द करेक्ट हियर, एंड ऑफ हेरिडिटरी रूल। फॉर एग्जाम्पल यूके में जो है वो क्वीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होके हेड जो है, राष्ट्रपति हमारा जो है, प्रेसिडेंट जो है वो कैसे चुना जाता है, वो इलेक्शन से चुना जाता है, ठीक है। रिपब्लिक मीन्स जो हेड है वो क्या है, चुन के आएगा। What does the term equal protection of laws granted under the fundamental rights? Equal protection of laws, this is very simple. Equal protection of law, very famous statement. Equal protection of law means equal treatment under the law for all citizens, ठीक है, सभी को equal treatment दिया जाएगा laws के according, ठीक है, all citizens को equal treatment दिया जाएगा। This is wrong here. Right to social, economic, political justice, no way. इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, ये ए पे था तो मुझे पहले ही दिख गया, ठीक है। What is the purpose of the preamble in the Indian Constitution? Purpose of preamble: to outline the structure of the Constitution, to provide guidelines to function of the government, ये guidelines थोड़ी provide करता है यार, to highlight the achievement of the Constitutional Assembly, ऐसा तो कोई नहीं है,
ठीक है। टू एक्सप्रेस द फिलोसफी एंड द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समरी है ना, बताया ना आपको, समरी है। फिलोसफी और गोल्स बताता है कि कैसा हमारा भारत देश होना चाहिए, क्या इसके गोल्स होंगे, क्या एस्पिरेशंस होंगे, क्या होगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमें ये चीज़ें बताता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट हेयर, टू एक्सप्रेस द फिलोसफी एंड द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Who wrote objective resolution which later influenced the preamble of the Indian Constitution? Basically जो preamble है it is based on objective resolution. These objective resolutions are 8 in numbers. यहाँ पे वर्ल्ड पीस की बात की गई है, ठीक है, सोवरेन की बात की गई है, हमारे जो भारत होगा वो कैसा होगा, ठीक है, हमें कैसा भारत हम चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस तरह की बातें की गई हैं 8 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, इसको प्रपोज किया था और इसको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसको पास भी करवाया था और ये पास हो गया था। सभी ने इसके हक में वोट किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हक में वोट किया था, उसको पास किया था अच्छे तरीके से। अब प्रियम्बल का तो पता चल गया आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसका पर्पस क्या था, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया, गाइडलाइंस थी इसलिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा। इट सर्व एज ए गाइडलाइंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सामने दिख तो रहा है गाइडलाइन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही आंसर है। According to the objective resolution, all power and authority in the sovereign independent India is derived from, कहाँ से, यहाँ पे सोवरेन कौन है, आपको मैंने बताया यूके में सोवरेन, अल्टीमेट सोवरेन कौन है, क्वीन। यहाँ पे सोवरेन कौन है, यहाँ पे सैक्रोसेंट कौन है, क्या प्रेसिडेंट सैक्रोसेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन यही लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी इज द एक्यूरेट आंसर है। इन द प्रियम्बल इट हैज बीन कोटेड दैट इंडिया इज ए, ये देखो ये मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 4 5 नंबर पे ध्यान रखना कौन सा आएगा, पहले बड़ा, ठीक है, पहले जो मैंने बताया था सबसे बड़े स्पेलिंग आएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा यहाँ पे आ गया दूसरे नंबर पे, तो ये जो है ये खत्म हो गया, सोवरेन, ठीक है, नहीं ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, तो भी खत्म हो गया। सोवरेन ठीक है पहला वाला, सोशलिस्ट बिल्कुल ठीक, तीसरा डेमोक्रेट, हाँ ये ठीक है, ये मुझे ठीक लगा। नीचे भी देख लेते हैं, रिपब्लिक पहले नहीं आएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हु कॉल द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, एन ए बल्कि वाला, ठीक है, कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉल्ड प्रीएम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डैश डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, representative, parliamentary, pure democracy, all of the above. This is wrong, 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 wrong. ये जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देर आर ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेन जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मेन जो पर्टिकुलर जो एक स्ट्राइजेंट डिसीजन होता है, ठीक है, सीमेंटेड डिसीजन होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स ही सारे डिसीजन लेते हैं, वही देश चलाते हैं, तो मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर को हम क्यों चुनते हैं, कभी दिमाग में तो आया होगा आपके, ये उसी के दिमाग में आया होगा जिसको ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर के बारे में पता है। अगर हम बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, वो इंडिया की पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो वही देश को मैक्सिमम वही है जो देश को चलाते हैं, तो मिनिस्टर्स जो हैं वो क्यों हमने रखे हैं, 5वीं पास 5वीं 10वीं पास जो है मिनिस्टर चले जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, क्या होता है ये एक्सपर्ट होता है, ये हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, लेकिन ये 10th पास भी चले जाता है, ठीक है, 10th पास भी चले जाता है, तो वहाँ पे मिनिस्टर क्या क्यों रखना है अगर ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, ये लोग इनको क्यों चुनते हैं। तो इसका आंसर ये है, ब्यूरोक्रेट्स कल को ऐसी पॉलिसीज फ्रेम ना करें जो कि सिर्फ इनके हक में हो, ठीक है, जो कि इनको ही फायदा करवाएं, इसलिए हम इन लोगों को चुन के यहाँ पे बेचते हैं इनके साथ, ठीक है। ये हमारे चुने हुए लोग होते हैं जो कि इनके ऊपर नज़र रखते हैं, जो कि मिनिस्टर जो है वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर नज़र रखता है कि ये कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और इसको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम मिनिस्टर्स रखते हैं, ठीक है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये पॉलिटिकल होते हैं और ये रिटायर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है, ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं और ये रिटायर होते हैं बहुत देर बाद, ठीक है, पूरी नौकरी करके, उनको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
तो यहां से आपको क्या पता चला, मिनिस्टर्स आर पॉलिटिकल नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बट ब्यूरोक्रेट्स आर नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दे आर एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, दे आर नॉट एक्सपर्ट। ये इनके ऊपर नजर रखने के लिए होता है कि ये कुछ ऐसे डिसीजन ना लें जिनकी वजह से लोगों को नुकसान हो और इसको फायदा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स, तभी हम इसको चुनते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, अगर मोदी जी की सरकार है, ठीक है, मोदी जी की सरकार है और कांग्रेस यहाँ पे ऑपोजिशन में, क्या ऑपोजिशन का कोई भी बंदा मोदी सरकार में मिनिस्टर बन सकता है? क्या मोदी सरकार में कोई भी ऑपोजिशन का बंदा मिनिस्टर बन सकता है? तो आंसर है यस। क्या अगर मोदी सरकार को ये लगता है कि कोई इंसान है कांग्रेस पार्टी में जो कि फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट है, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, अगर आपकी सरकार में कोई ऐसा बंदा नहीं है इतना स्ट्रांग, जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नई सरकार बनी है, अगर आप किसी दूसरे की पार्टी से कोई इंसान लाना चाहते हैं, ठीक है, वो जस्ट टेम्परेरी बेसिस पे आएगा, होगा वो कांग्रेस का ही, क्योंकि उसको फॉरेन अफेयर्स में बाहर अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। पार्टी की जो बात है वो देश के अंदर है, लेकिन बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता है, बाहर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोदी सरकार क्या कर सकती है, कांग्रेस के जो मिनिस्टर होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा होगा बहुत देर तक, जिसकी एक्सपर्टाइज होगी, ठीक है, डील करने की, उसको क्या करेगी, यहाँ पे अपनी मिनिस्टर में लाके, अपनी मिनिस्ट्री में लाके बाहर भेजेगी, जब तक उनको ज़रूरत है, जब तक मोदी सरकार को ज़रूरत है तब तक वो बाहर भेजेगी उनको, भारत को रिप्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोदी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं भेजेगी। ठीक है, तो अपने भारत के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फ़ायदा देखना है भारत का। ठीक है, फायदा किसका देखना है, भारत का फायदा देखना है ना हमें, मोदी सरकार का कांग्रेस का फायदा थोड़ी देखना है। तो इसको ये हायर कर सकती है मोदी सरकार के मिनिस्टर को, और मोदी सरकार कांग्रेस के मिनिस्टर को हायर कर सकती है। यहाँ पे इनकी जगह कोई ABCD कोई भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी ABC कोई भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ओके, so this is all about the lecture. Thank you so much and see you in the next lecture.